की पुलकित व्याकरण संहिता स्टार्ट करते हैं। आपकी संस्कृत व्याकरण में कुल 20 अध्याय हैं। आज हम आपका पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। देखिए बच्चों, भाषा का जैसे हम जानते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फ़ारसी। बोली जो हम प्रतिदिन के व्यवहार में बोलते हैं। लिपि यानी जो भाषा की लिपि होती है, मतलब जिसमें भाषा लिखी जाती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जी है। अंग्रेज़ी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जो है वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। और व्याकरण किसी भी भाषा के तत्वों को समझने या जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। देखिए, शुरू करते हैं। लैंग्वेज यानी भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने जीवन को गति देने हेतु उसे निरंतर अन्य लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। उसे अपनी तथा दूसरे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है तथा परस्पर विचार प्रकट करने पड़ते हैं। मतलब आपस में हम एक दूसरे से जो बातें करते हैं, मतलब अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उन्हें विचार कहते हैं। इसीलिए वह पशुओं की भांति मूक रहकर कार्य व्यापार प्रयोग में नहीं लाता है। मतलब मूक यानी चुप रहकर। जैसे पशु जो हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, चाहे भूखे हों चाहे प्यासे। लेकिन अगर मनुष्य को भूख लगती है या अपनी बात किसी तक पहुंचाना, तो हम कहकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम मूक या चुप नहीं रहते हैं। उसे मुख के माध्यम से ध्वनि बोलकर अपनी बात कहनी व दूसरों की बात सुननी पड़ती। विचारों का आदान प्रदान सामाजिक जीवन का आधार है। आदान मतलब किसी से कुछ ग्रहण करना, प्रदान यानी किसी को कुछ देना। और जिस माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। देखिए बच्चों, जब भी हम अपनी बातों को, जैसे मान लीजिए हमें किसी की बातें अच्छी नहीं लगती तो हम कहते हैं कि नहीं, ये आपने गलत किया है। और कभी किसी को हमारी बात नहीं होती तो वो भी ये कहता है कि नहीं, ये गलत किया है। तो जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान, मतलब हम अपने विचार दूसरे को बताते हैं, दूसरा अपना विचार हमें बताता है, तो वो जो कहना और सुनना होता है उसे ही भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा की परिभाषा: जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का आधार ध्वनि है। जिस ध्वनि से निश्चित अर्थ का ज्ञान होता है उसे भाषा के रूप में ग्रहण कर लेती है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, फ्रेंच, रूसी, जर्मनी, पुर्तगाली आदि। जैसे देखिए, हम अनेक भाषाएं बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कहना यानी कहतु का कहत बाटू। कह यानी कहना। उर्दू में वर्ड, शब्द। जैसे उर्दू में है शब्द ही आप कह लीजिए तो उर्दू में शब्द कहते हैं। हिंदी में शब्द कहते हैं, उर्दू में बोली कहते हैं। और अंग्रेज़ी में शब्द को ही वर्ड कहते हैं। देखिए, भाषा के भेद। वैसे भाषा के भेद जो है वो मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे 3 भी मानते हैं। देखिए, मौखिक यानी मुंह से कहकर बोलना, लिखित यानी लिखकर बताना, जैसे हम पत्र आदि के किसी को बताते हैं, और सांकेतिक यानी मूक लोग जैसे बोलते हैं, या सांकेतिक भाषा जैसे हम इशारा करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा। देखिए, जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, भाषा का कार्य बोलकर अथवा लिखकर विचारों को प्रकट करना है। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं: मौखिक या उच्चारित, लिखित भाषा। मौखिक या उच्चारित भाषा। मौखिक या उच्चारित भाषा को बोलचाल का रूप है। उच्चारित भाषा के आधारभूत इकाई मुख से बोलने वाली सार्थक ध्वनि होती है। मतलब जिस बात को भी हम बोल के किसी के सामने प्रकट करते हैं या बताते हैं, वो भाषा जो है वो मौखिक भाषा कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को संबंध योग विभिन्न शब्दों को जन्म देते हैं। ये शब्द वाक्यों में
प्रयुक्त होते हैं। मानव वे सर्वप्रथम भाषा का मौखिक रूप में प्रयोग करना सीखा था। क्या मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसने सर्वप्रथम बोलकर ही अपने भावों को प्रकट किया था। लिखित भाषा मन के भावों या विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है वो भाषा लिखित रूप कहलाती है या कहलाता है। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। भाषा के दोनों रूपों का बहुत महत्व है। दैनिक व्यवहार में भाषा का मौखिक रूप में प्रयोग अधिक लाया जाता है। लिखित भाषा का प्रभाव से स्पष्ट है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य जो ज्ञान का अनुभव भंडार है सुरक्षित रखा जाता है। विश्व के सभी महत्वपूर्ण कार्य लिखित भाषा में ही होते हैं। देखिए बच्चों, जो भी भाषा हम लिख देते हैं वो अगर हमने आज उपयोग में ली है तो वो कल भी हमारे सामने प्रकट रूप में रहती है। जैसे देखिए, जब भाषा का लिखित रूप अगर हमारे पास नहीं होता तो रामायण, महाभारत या अन्य प्राचीन ग्रंथ जैसे कुरान शरीफ है और फारसी भाषा में है संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शाकुंतल, ये सब हमें लिखित रूप में नहीं मिलते। देखिए, लिखित भाषा का रूप अस्थायी है, अतः यह रूप अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के दोनों रूपों में अंतर। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील होता है किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है, अतः अंतर के कारण इनके लिखित रूप की महत्व अलग मानी गई है। कह रहे हैं कि भाषा का रूप, जैसे हमने आज का सुनिए, कल हमने बोल दिया सुनो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब ये समय के साथ परिवर्तित होती जाती है। जैसे पहले हम वॉच बोलते थे, अब हम टाइमर बोलते हैं, तो भाषा का जो है वो मौखिक रूप जो है वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे देखिए, पहले हम सड़क बोलते थे, आज हम इंग्लिश बोलने लगे हैं, रोड बोलने लगे हैं। तो भाषा का मौखिक रूप जो है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, लेकिन लिखित रूप जो है वो सदैव स्थिर रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। सामान्यतः बोली भाषा के उस मौखिक रूप को कहते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में प्रचलित है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है जबकि बोली एक छोटे क्षेत्र में सीमित रहती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे क्या लड़कियों को बेटी बोला जाता है। अभी आप रसड़ा साइड में चली जाइए तो रसड़ा में वहाँ पे बेटी नहीं बोला जाता है, वहाँ लड़की को जो है वो बुचिया बोलते हैं। हमारे क्या अक्सर कहते हैं कि झोला दो, झोले में सब्ज़ी लानी है, लेकिन कहीं और जाएंगे तो झोले को थैला बोलते हैं। तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप जो है वो बोली कहलाता है। भाषा में प्रायः अनेक बोलियां होती हैं। भाषा की साहित्य रचना होती है। बोली का मौखिक रूप होता है। भाषा जो है वो साहित्यिक रचना होती है। जैसे हम कहते हैं हम स्कूल जाते हैं, ये साहित्यिक, ये खड़ी बोली है, साहित्यिक रचना है। और अगर हम कहते हैं चलो स्कूल चलोगी, क्या कर रही हो, क्यों नहीं स्कूल जाओगी, तो ये सब जो है जाओ स्कूल जा, ये सब जो है वो क्षेत्रीय रूप है, मतलब भाषा का जो है वो मौखिक रूप है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कन्नौजी, भोजपुरी, बुंदेली, मारवाड़ी, हिमालयी। वैसे देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। का करत बाटू, कहाँ जात बाटू, कभी भी ये नहीं कहा जाता घर में क्या कर रही हो, यही बोला जाता है घर में का करत बाटू। देखिए, उपभाषा, बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में शिक्षित वर्ण भी उसे उपयोग में लाने लगता है और इनमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। इस स्थिति में बोली उपभाषा का रूप लेने लगती है। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, मैथिली व खड़ी बोलियां प्रमुख साहित्यिक रचना के स्थान पाने पर ये उपभाषाएं बन गई हैं। देखिए, लिपि,
मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। संसार की विभिन्न उपभाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास उस प्राचीन लिपि से हुआ है जिसे ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर को लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी लिपि है। पंजाबी की जो लिपि है वो गुरमुखी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े परिवर्तन के साथ इसी लिपि में होती हैं। उर्दू फारसी लिपि में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। व्याकरण देखिए, प्रत्येक भाषा अपने कुछ नियम होते हैं। व्याकरण में भाषा के इन नियमों की चर्चा होती है। एक सामान्य रूप से आप मान लीजिए कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और उसे ग्रहण करना जो है वो व्याकरण हमें सिखाता है। व्याकरण के आधार पर ही हम भाषा का व्यवहार करते हैं और उन्हें समझते हैं। भाषा को मौलिक और लिखित दो रूपों में विभाजित किया जाता है, परंतु अध्ययन और अध्यापन के संदर्भ में इसके लिखित रूप को विशेष रूप से माना जाता है। स्पष्ट है बच्चों कि ये पूरा लेसन जो है वो बोली, भाषा, व्याकरण और लिपि आप 6 से ही, मतलब जब से आपका व्याकरण स्टार्ट हुआ है तब से छोटे और बड़े रूपों पे आप पढ़ते आए हुए हैं। और मुझे ये पूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि आपको इसका ज्ञान अच्छी तरह और भली प्रकार होगा। और अगर कुछ ना आपको समझ में आया हो तो जब आपकी क्लास शुरू होगी तो मैं आपको फिर से पढ़ा दूँगी। आगे देखते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। व्याकरण का यह कार्य भाषा का विशेषण कहलाता है। व्याकरण के अंग: भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्यों से पद शब्दों से और शब्द ध्वनियों से बनते हैं। व्याकरण में इनका अध्ययन वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। जैसे बच्चों आपको पहले भी बताया गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। और 2 वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से जो है वो वाक्य बनते हैं। तो देखिए, यही आपको विस्तृत रूप से नीचे बताया जा रहा है। देखिए, वर्ण विचार, इसके अंतर्गत अक्षर यानी वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके बोल से शब्द बनने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। जैसे देखिए, आपको क जो है एक वर्ण है, लेकिन क और ल मिल गया तो कल हो गया। श एक शब्द है, वर्ण है, और स और ब मिल गया तो एक शब्द बन गया। अब देखिए, वर्ण शब्द से जो है वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से जो है वो वर्ण बनते हैं। अब देखिए, शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के संबंधित भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उनके भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। वाक्य, देखिए, जब शब्द बनते हैं तो शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे कल वह बनारस जाएगा, तो कल जो है वो शब्द है, वह भी शब्द है, वह बनारस जाएगा। जब हम पूरा वाक्य एक साथ बोलते हैं कि वह बनारस जाएगा तो ये जो है वो वाक्य बन गया। देखिए, वाक्य, इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उनके भेद, उपभेद, उनके संबंध, वाक्य विशेषण, संश्लेषण, वाक्यों की शुद्धता, अशुद्धता, विराम चिन्हों आदि के विषय में विचार किया जाता है। बच्चों, आपका फर्स्ट लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर कुछ ना समझ में आए हो तो जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो मैं फिर से आपको ये लेसन पूर्ण रूप से समझा दूंगी। मैं
का फ़ोटो कल आपको भेजूँगी कि क्वेश्चन आंसर की खींच के आप अपनी कॉपी में लिख के मुझे फ़ोटो